हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका इंग्लिश टीचर जावेद गुल। और अपने आज के इस लेक्चर में हम डैफोडिल्स, जो कि विलियम वर्ड्सवर्थ द पोएट ऑफ नेचर ने इसको कंपोज किया था, इसको लिखा था। और विलियम वर्ड्सवर्थ 1770 को इंग्लैंड में पैदा हुए और 1850 को इनकी डेथ हुई। अगर आप लोगों को इंग्लिश शायरी के हवाले से स्टूडेंट्स प्रॉब्लम आते हैं तो मैं आप लोगों को आज यकीन के साथ कहता हूं कि अगर इस पोएम को आप लोग कंप्लीट इस लेक्चर को सुन लेते हैं तो उसके बाद आप लोगों का शायद इशू ख़त्म हो जाए। आप लोगों को जो मसाइल आ रहे हैं इंग्लिश शायरी को समझने के हवाले से वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर इंतहाई सादा और आसान तरीन मेथड के ज़रिए जो है आप लोगों को तमाम चीज़ें जो कि एक नज़म के अंदर होती हैं वो समझाने की पूरी कोशिश की है, ताकि आप लोगों को ये बेहतर तरीके से जो है वो लर्न हो सके। तो स्टूडेंट्स, इसमें हमने टेक्स्ट डिस्कस किया है। टेक्स्ट के अलावा राइम स्कीम क्या होती है उसको डिस्कस किया है, और इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच इस पोएम के अंदर साथ साथ हर लाइन के साथ हमने इनको साथ साथ डिस्कस किया है, ताकि आप लोगों को ये समझने में इशू ना रहे। डैफोडिल्स 4 स्टैंजात पर मुश्तमिल एक नज़म है और हर स्टैंजा 6 लाइनों पर मुश्तमिल है। स्टूडेंट्स, इस चीज़ को दोबारा सुन लें कि डैफोडिल्स जो पोएम है ये 4 स्टैंजाज पर मुश्तमिल है और हर स्टैंजा 6 लाइनों पर मुश्तमिल है। और विलियम वर्ड्सवर्थ जो कि इसका पोएट बनता है उसके हवाले से कहा जाता है कि ही वॉज द पोएट ऑफ नेचर, ही लव्स नेचर, ही इज़ द हार्बिगर ऑफ नेचर एंड आल्सो अ वर्शिपर ऑफ नेचर। तो इसकी शायरी के अंदर हमें नेचर या फितरत के जो पहलू हैं वो नज़र आते हैं। इनकी बेशुमार दूसरी भी पोएम्स हैं, जिनमें टू दी कक्को आप ले लें, सोलेटरी रिपर ले लें, या आप जो है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, और भी बेशुमार इस तरह की जो इसकी नज़में हैं वो आप ले सकते हैं। तो उन तमाम के अंदर फितरत के जो एस्पेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो इसको हम शुरू करते हैं स्टैंजा नंबर 1 से। आई वॉन्डर्ड लोनली एज अ क्लाउड। आई वॉन्डर्ड लोनली। वॉन्डर्ड मीन्स एमलेसली, बेमकसद घूमना। लोनली तन्हा। आई वॉन्डर्ड लोनली, मैं बेमकसद घूम रहा था। एज अ क्लाउड, जैसे एक बादल घूमता है, मैं ऐसे बेमकसद घूम रहा था। तो इसमें वर्ड एज का इस्तेमाल हुआ है यहाँ पर। तो एज और लाइक जिस लाइन के अंदर इस्तेमाल होंगे उसको हम सिमिली कहते हैं। इस लाइन के अंदर फिगर ऑफ स्पीच में क्या इस्तेमाल हुआ है? सिमिली। सिमिली क्या होता है? सिमिली इज अ कंपैरिजन बिटवीन द टू डिफरेंट थिंग्स फॉर वन कॉमन क्वालिटी यूजिंग द वर्ड लाइक और एज। सिमिली जो है जो दो चीज़ों के दरमियान खसूसियात की बिना पर जो है मवाजना तशबीह या सिमिली कहलाता है। तो इसमें आई का क्लाउड के साथ है और जो मेन मिशन है वो वांडर्ड लोनली। तो इसमें जो राइम स्कीम है ये भी हमने साथ साथ पहले स्टैंजा की डिस्कस करनी है। नेक्स्ट स्टैंजा की राइम स्कीम भी पहले स्टैंजा के ऊपर ही बिल्ड की गई है। लाइन नंबर 2 है दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स। वो बादल जो हैं दैट फ्लोट्स, वो तैरते हैं, ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, बुलंदो बाला पहाड़ों और वादियों के ऊपर वो उड़ते हैं, वहाँ पर जो है वो तैरते हैं। तो पहली लाइन क्लाउड, इसकी जो साउंड है, दूसरे में हिल्स। तो यहाँ पर जो लास्ट वर्ड की साउंड्स होती हैं इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम राइम स्कीम कहते हैं, कॉपलेट को। तो इसमें ए और बी जो है राइम स्कीम इस्तेमाल हुई है। और आते हैं लाइन नंबर 3 की तरफ। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, A host of golden daffodils. When, जब, all at once, अचानक से, I saw, मैंने देखा, a crowd, एक हजूम, जब मैंने अचानक से एक हजूम देखा, a host of golden daffodils, तो इसमें crowd और host of golden daffodils, तो इसमें दो चीज़ों को जो है वो डायरेक्टली उनका कंपैरिजन किया गया है, तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। विदाउट यूजिंग द वर्ड लाइक और एज, अगर दो चीज़ों का कंपैरिजन किया जाता है डायरेक्टली तो उसको हम मेटाफर कहते हैं। तो इन दोनों के अंदर मेटाफोरिक जो है वो एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है। व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड, जब अचानक से मैंने एक हजूम देखा। अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, गुलाबी नरगिस का एक जो हजूम था, जो मतलब वहाँ पर वो
गुलाबी नरगिस जो है वो मैंने देखे। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, बिसाइड द लेक झील के साथ, बीनीथ द ट्रीज दरख्तों के नीचे, मैंने झील के साथ दरख्तों के नीचे उनको देखा। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, फ्लटरिंग फड़फड़ा रहे थे, एंड डांसिंग और रक्स कर रहे थे, झूम रहे थे, इन द ब्रीज हवा के अंदर। अब फूल जो हैं, गुलाबी नरगिस के जो फूल हैं, डैफोडिल्स के जो फूल हैं, वो कहता है कि फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ये तो फूलों की क्वालिटी नहीं होती, फूल डांस नहीं करते। तो जब किसी बेजान चीज़ को इंसानों के जज्बात दिए जाएं या जानदारों के जज्बात दिए जाएं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग गेट्स ह्यूमन इमोशन और नॉन लिविंग थिंग गेट्स लिविंग थिंग्स इमोशन, तो उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं। व्हेन अ नॉन लिविंग थिंग गेट्स ह्यूमन इमोशन इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन। तो इसमें पर्सोनिफाई किया गया है फ्लटरिंग एंड डांसिंग। डैफोडिल्स को फ्लटरिंग एंड डांसिंग कहा गया इन द ब्रीज, हवा के अंदर वो झूम रहे थे और रक्स कर रहे थे। स्टूडेंट्स, क्लाउड, हिल्स, ये हमारे पास ए और बी बन गया। क्राउड और क्लाउड सेम है, ए और ए, ये ए भी ए बन जाएगा, पहला भी ए बन जाएगा। और हिल्स और डैफोडिल्स, हिल्स डिल्स, ये सेम साउंड है, बी और ये भी बी बन जाएगा। और इसके अलावा ये हमारे पास है ट्रीज और ब्रीज, ये सी साउंड है, दोनों से नहीं मिलती, डिफरेंट है। ए बी सी सी, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, स्टैंजा नंबर 1 की राइम स्कीम आ जाएगी। तो आगे बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 2 की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टैंजा नंबर 2 है। कंटिन्यूअस एज स्टार्स दैट शाइन, कंटिन्यूअस लगातार है, एज द स्टार्स दैट शाइन, वो सितारों की तरह जो लगातार जैसे चमकते हैं। तो इसमें भी लफ्ज़ जो है वो एज का इस्तेमाल हुआ है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे, सिमिली कहेंगे। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, एंड ट्विंकल और चमकते हैं, ऑन द मिल्की वे कहकशाओं पर, और वो कहकशाओं पर चमकते हैं। इतने लगातार हैं जैसे सितारे होते हैं जब वो कहकशाओं पर चमकते हैं। दे स्ट्रेचड इन नेवर एंडिंग लाइन, दे स्ट्रेचड और वो फैले हुए हैं, इन नेवर एंडिंग लाइन, ना खत्म होने वाली लाइन पर। यहाँ पर हाइपरबोल का एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है कि ना खत्म होने वाली लाइन, नामुमकिनात की जो बातें हैं इसमें वो शो कर रही है। एंड स्ट्रेचड इन नेवर एंडिंग लाइन, हाइपरबोल का एलिमेंट फिगर ऑफ स्पीच में इस्तेमाल हुआ है इस लाइन के अंदर। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, जो वहाँ पर झील का किनारा है उसके साथ ये एक ना खत्म होने वाली लाइन की तरफ फैले हुए हैं। 10,000 सा आई एट अ वंस, सा आई इसमें जो है वो स्टूडेंट्स इकट्ठा लिखा गया है, इनको सा आई एट आ ग्लैंस, तो इसको आप खुद अलग कर लेंगे। ये जो वर्ड है इसमें सा आई एट आ ग्लैंस, तो इसमें वो अलग अलग होगी, इसको इकट्ठा होगी तो इसको आप अलग कर देंगे। 10,000 10,000 सा आई एट आ ग्लैंस, एक ही नज़र में जब मैंने देखा तो वो 10,000 थे। अब उसको कैसे पता चला वो 10,000 थे, गिन तो नहीं सकता वो, पहली नज़र में उसने कैसे काउंट कर लिया था। तो यहाँ पर एक मरतबा फिर हाइपरबोल का एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, एक नज़र में जब मैंने देखा तो वो 10,000 थे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, टॉसिंग देयर हेड्स, अपने जो सर थे उनको वो मतलब झूम रहे थे। इन स्प्राइटली डांस, वो अपने सरों से इस तरह रक्स कर रहे थे, झूम रहे थे। अब सरों से रक्स करना और झूमना, एक मरतबा फिर जो फूल हैं उनको कहा गया है कि वो रक्स कर रहे थे, वो झूम रहे थे। पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट एक मरतबा फिर यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि फूलों को पर्सोनिफाई किया गया है किसके साथ, डांस के साथ, जो कि ह्यूमन बीइंग की क्वालिटी है। और स्टूडेंट्स, अब आते हैं स्टैंजा नंबर 3 की तरफ। स्टैंजा नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। स्टैंजा नंबर 3 में है द वेव्स बिसाइड देम डांस बट दे आउट डिड स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, द वेव्स बिसाइड देम डांस, द वेव्स बिसाइड देम, उनके साथ जो लहरें थीं, डांस वो रक्स कर रही थीं, बट दे, लेकिन वो जो झील की लहरें हैं वो भी रक्स कर रही थीं, लेकिन बट दे आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव इन ग्ली, उन जो मतलब लहरें थीं वो, हालांकि वो भी शानदार तरीके से डांस कर रही थी, झूम रही थी, लेकिन उन्होंने उनको भी पीछे छोड़ा हुआ था और वो शानदार किस्म का रक्स कर रहे थे। वो उनसे भी, उनकी जो लहरें, उनके जो रक्स था, जो उनकी मतलब जो झूमना था, वो उनसे भी कई गुना ज़्यादा शानदार था। अब इन दोनों लाइनों के अंदर पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि गुलाबी नरगिस के जो फूल हैं उनको लगातार डांस करने, रक्स करने की जो क्वालिटीज़ हैं वो दी जा रही है।
अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, अ पोएट कुड नॉट, एक शायर और कुछ नहीं होता बट बी गे, लेकिन वो खुश होता है। इस किस्म के नेचर के जो एटमॉस्फेयर के अंदर एक शायर और कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो सिर्फ खुश होता है। कहाँ पर? इन सच अ जोकन कंपनी, इन सच अ जोकन कंपनी, इस किस्म की जो जोकन कंपनी है, मुसर्रत देने वाली। जोकन मीन्स जो आपको खुशी दे, जो आपको मुसर्रत दे, जो आपको खुशी दे, उस किस्म की कंपनी के अंदर, उस किस्म की महफिल के अंदर, उस किस्म की जो उसकी कंपनी बनती है उसके अंदर वो खुश हो जाता है। आई गेज्ड एंड गेज्ड, यहाँ पर शायर ने क्या किया है, वर्dsworth ने यहाँ पर स्ट्रेस किया है इस लाइन के ऊपर। आई गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने देखा और देखता चला गया। आई स्टेयर एंड स्टेयर, मैंने घूरा, मैंने तका और तकता चला गया। बट लिटल थॉट, लेकिन कुछ मेरे दिमाग में सोची आई। जब मैंने लगातार उनके ऊपर गौर व फिक्र करके मैंने उनको देखा, आई स्टेयर, आई गेज्ड, मैंने गेज्ड एंड गेज्ड, मैंने उनको स्टेयर करता रहा, तकता रहा, घूरता रहा। बट लिटल थॉट, लेकिन कुछ मेरे दिमाग के अंदर कुछ ख्यालात है, कुछ सोची आई। वो क्या थी? व्हाट वेल्थ दे शो मी हैड ब्रॉट, व्हाट वेल्थ दे शो मी हैड ब्रॉट, के मुझे किस किस्म की खुशी मिली है। वेल्थ से मुराद यहाँ पर आप खुशी लेंगे, किस किस्म की? दौलत नहीं, दौलत से मुराद क्या है? वो फितरत की चीज़ों को देख रहा है तो उससे उसे खुशी मिलती है। जैसे हम किसी सरसब्ज़ व शदाब एरिया को देखते हैं या किसी पहाड़ी साइड को देखते हैं तो उससे क्या होता है? हमें खुशी मिलती है। व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, के इनको देखने से किस किस्म की खुशी जो मेरी तरफ आई है, जो मुझे मिली है, इनको देखने से वो किस किस्म की खुशी है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम स्टैंजा नंबर 3 भी हमारा कंप्लीट हुआ। अब आगे बढ़ते हैं स्टैंजा नंबर 4 की तरफ। और स्टैंजा नंबर 4 में फॉर ऑफन व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, फॉर ऑफन और अक्सर, व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, जब मैं अपने सोफे पर, कोच मीन सोफ़ा, बिस्तर, बेड भी आप कह सकते हैं। व्हेन ऑन माई कोच आई लाई, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ अक्सर। इन वीकेंड आर इन अ पेंसिव मूड, इन वीकेंड आर इन पेंसिव मूड, अफसुर्दा या मतलब ऐसे मतलब बेचैनी और अफसुर्दगी के आलम में जब मैं अक्सर अपने बिस्तर पर लेटा हुआ होता हूँ। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, दे फ्लैश, और वो चमक जाते हैं, अपॉन इनवर्ड, अपॉन दैट इनवर्ड आई, मेरे अंदर की आँख से। इनवर्ड आई जो है यहाँ पर भी ये मेटाफर इस्तेमाल हुआ है, मेटाफर का वर्ड इस्तेमाल हुआ। इनवर्ड आई, अंदर की जो मतलब मेरी एक आँख है, जो मतलब अंदर से मैं उनको देखता हूँ। मीन दैट कि इसको आप इमेजिनेशन, तख़य्युल का भी कह सकते हैं कि अपने तख़य्युल के अंदर इनको मैं लाता हूँ। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और वो मेरे तख़य्युल के अंदर आ जाते हैं। विच इज़ दी बेटर ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, विच इज़ दी प्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि तन्हाई के अंदर रहमत होती है, जो कि तन्हाई के अंदर एक इंसान का असासा होती है। विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि तन्हाई के अंदर इंसान का असासा होती है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेयर फिल, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है, और फिर मेरा दिल खुशी से बाग बाग हो जाता है, और मेरे दिल के अंदर खुशी समा जाती है। तो स्टूडेंट्स, ये हमारी नज़म थी। एंड डांस विद द डैफोडिल्स, एंड डांस विद द डैफोडिल्स, और डैफोडिल्स के साथ रक्स करना शुरू कर देती है, डैफोडिल्स के साथ झूमना शुरू कर देती है। कि जब मेरा दिल खुशी से भर जाता है तो वो डैफोडिल्स के साथ रक्स करना, झूमना शुरू कर देता है। तो स्टूडेंट्स, ये इसके अंदर लास्ट लाइन के अंदर डांस और डैफोडिल्स सेम साउंड है, तो एलिट्रेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। रेपिटेशन ऑफ सेम साउंड इन अ सेंटेंस, इन अ नियर क्लोज्ड मीनिंग वर्ड्स को हम एलिट्रेशन कहते हैं, तो इनके अंदर एलिट्रेशन इस्तेमाल हुई है। आगे बढ़ते हैं। फिगर ऑफ स्पीच इन दिस पोएम, कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच जो हैं इसके अंदर इस्तेमाल हुए हैं उनको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसके अंदर सिमिली फर्स्ट ऑफ ऑल इस्तेमाल हुई है, कहाँ कहाँ पर? लोनली एज अ क्लाउड, और इसके अलावा एज द स्टार्स दैट शाइन, दो जगहों पर सिमिली का एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल हुआ है। और एलिट्रेशन का जो वर्ड है एंड डांस विद द डैफोडिल्स, इसमें सेम साउंड, डांस डैफोडिल्स सेम साउंड है, तो एलिट्रेशन का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। और आगे हमारे पास हाइपरबोल है। 10,000 सा आई एट अ ग्लैंस, एक ही नज़र में जब मैंने देखा तो वो 10,000 थे। उसने काउंट नहीं किया, काउंट कर भी नहीं सकता, लेकिन उसने ऐसे एक ही नज़र में देख के कहा, तो हाइपरबोल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, एक ना ख़त्म होने वाली लाइन में वो फैले हुए थे, यहाँ पर भी हाइपरबोल का वर्ड इस्तेमाल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्सोनिफिकेशन। A crowd, a host of golden daffodils dancing in the breeze, tossing their heads in sprightly dance, waves beside them danced. Inward eye, तो यहाँ 5 जगहों पर पर्सोनिफिकेशन का एलिमेंट जो है वो इस्तेमाल हुआ है।
और लास्ट में हमारे पास आती है इमेजरी। इमेजरी क्या होती है, तो इस इमेजरी के अंदर क्या होता है कि विजुअल जो मतलब हमारे पास चीज़ें हों, हमारे पास जो स्मेल है, टेस्ट है, या हमारे पास ऑडिटरी चीज़ें होंगी, तो ऐसी अलामतें, ऐसे तारे जो कि इमेजेस के ज़रिए शायर अपनी शायरी के अंदर, अपनी मतलब राइटिंग्स के अंदर इस्तेमाल करते हैं, उनको इमेजरी कहा जाता है। इन दिस पोएम द पोइट यूजेस डिफरेंट थिंग्स टू डिस्क्राइब द ब्यूटी एंड एलिगेंस ऑफ डैफोडिल्स। In second stanza, he compares daffodils in a galaxy of stars. In the third stanza, he compares them with the wave of the lake. The poet William Wordsworth thus wants us to feel the beauty of nature. There is no use of materialistic examples in this poem. Throughout the poem, the poet emphasizes nature and natural things. तो ये इमेजरी थी इसकी, और आगे बढ़ते हैं। थीम एंड एनालिसिस ऑफ द पोएम। वर्ड्सवर्थ इज नाउन, या विलियम वर्ड्सवर्थ इज नाउन एज अ पोएट ऑफ नेचर। ही लव्स एंड वर्शिप्स द नेचर। द पोएट इज दिस पोएम इज एन एक्सप्रेशन ऑफ हिज लव फॉर नेचर। तो ये नज़म उसका एक एक्सप्रेशन है कि वो फितरत से कितना लगाव रखता है, कितना फितरत से प्यार करता है। In my point of view, it is about the poet's memory of coming across a patch of daffodils while he was walking with his sister Dorothy. Though he puts it more poetically than that, through the countryside. He explains its beauty and splendor, thus shows how a beautiful memory can warm up a heart all through life and even brings inspiration. तो कैसे एक शायर को जो है वो उसकी जो किसी साइट की ब्यूटीफुलनेस होती है, तो वो कैसे शायर को पूरी ज़िंदगी जो है उसके हार्ट को खुशियों से भरती रहती है, कैसे उसको बेपनाह खुशियाँ मिलती रहती हैं। तो ये स्टूडेंट्स इस पोएम का थीम था। इसमें हमने इमेजरी थीम और इसके अलावा फिगर ऑफ स्पीच, और इसके अलावा हमने इसके अंदर इसका मतलब कंटेक्चुअल एनालिसिस जो है वो देखा है, राइम स्कीम देखी है। तो आई होप स्टूडेंट्स इस लेक्चर को आप लोगों ने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट्स इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद आप लोगों के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आऊँगा। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।